सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द होल कंटेंट। पूरा कंटेंट हम लोग देखेंगे यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था, जिसमें सॉइल इरोजन के बारे में था इंट्रोडक्शन, और साथ साथ में सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड, मतलब विंड की वजह से जो इरोजन हो रहा था उसके बारे में, और उसके प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में था। यूनिट 2 जो है सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर के बारे में है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर क्या है, कैसे, और उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है, ये सारा चीज़ इसमें है। तो अब अगर हम लोग देखें यूनिट 2 के कंटेंट के बारे में, तो सबसे पहले कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है ड्यू टू वाटर, उसके में ही डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक शीट इरोजन, रिल इरोजन, गलीज रोड इरोजन, स्प्लैश इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन, शी शोर इरोजन और स्लम्प इरोजन। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के इरोजन हैं जो कि वाटर की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी है। उसके अलावा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इन चैनल, वाटर की वजह से ही क्या होता है कि कई बार कुछ पार्टिकल्स जो वाटर के साथ फ्लो करते हैं, रिवर्स में फ़्लो करते हैं, और कई बार ये जाके डैम से और रिजर्वायर में जमा हो जाते हैं। तो वो कैसे मूवमेंट उनका होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको भी हम देखेंगे। उसके अलावा सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बंडिंग है, टेरेसिंग है, ये सारे चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। बेंच टेरेसेस, वेजिटेटेड वाटरवे, शूट स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, चेक डैम्स, ये सारे मेथड्स हैं ऑफ कंट्रोलिंग। तो पहले तो हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, एक प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोनों चीज़ हम इस पूरे यूनिट में देखने वाले हैं। इनिशियल अगर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो हम लोगों ने यूनिट 1 में भी देखा था। एक इरोजन होता है जियोलॉजिकल, जो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। लाइक कि अगर हम बात करें कि नेचुरल वे इरोजन हो रहा है और स्लो प्रोसेस है उसका, और वो एक बैलेंस फॉर्म में है, तो हम उसको बोलेंगे जियोलॉजिकल, ठीक है। और यही अगर बहुत हाई स्पीड, मतलब मैं बोलूँ कि इरोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और उसको मतलब विजिबल इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं उसका, तो उसको हम बोलते हैं एसेलरेटेड इरोजन। तो ये दो टाइप के इरोजन जो कि हम लोगों ने यूनिट 1 में डिस्कस किए थे, और हम लोगों ने साथ साथ में अकॉर्डिंग टू द एजेंट्स भी हम लोगों ने इरोजन कैसे होता है वो देखा था हमने, वाटर, विंड, ग्लेशियर और ग्रेविटेशनल। तो यूनिट 1 में भी हम लोगों ने टाइप्स का डिस्कशन किया था। इसमें भी हम लोग बस जनरल इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप यूनिट 1 का पहला लेक्चर देख सकते हैं। बस इसमें इन जनरल हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देख रहे हैं। तो वाटर इरोजन हमको पढ़ना है यूनिट 2 में, तो उसके कौन कौन से टाइप हैं उसको हमको ध्यान रखना है। अच्छा, वाटर इरोजन होता कैसे है? एक तो रेनफॉल हो गई, रेनफॉल की वजह से जो मिट्टी कट रही है। अब रन ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं पानी जो बहता रहता है, रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर मिट्टी को कटता है, तो उसकी वजह से हो गया। पानी की वजह से ही जो नदियों के आसपास के जो किनारे होते हैं वो कट जाते हैं, उसकी वजह से इरोजन हो गया, मतलब वो वाटर के एक्शन की वजह से ही होते हैं। वाटर के एक्शन की वजह से स्लम्प इरोजन होता है। तो जितने भी इरोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर से जुड़े हुए हैं वो वाटर इरोजन के पार्ट में आते हैं। जैसे है रेन ड्रॉप, जिसको स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं। किसी पॉइंट पे रेन की ड्रॉप गिरी तो क्या होगा, वहाँ पे छोटा सा एक गड्ढा टाइप का क्रेटर जिसको बोलते हैं वो फॉर्म हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है इसका बाउंस होके अगल बगल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जिस जगह पे भी आपने देखा कि बारिश हो रही है और मिट्टी है, तो वहाँ पे छोटे छोटे से वॉइड्स फॉर्म हो जाते हैं और वहाँ की मिट्टी कटने लगती है, और उसके साथ साथ पानी के मूवमेंट के साथ वो मिट्टी जो है ट्रांसपोर्ट होती रहती है। शीट इरोजन की बात करें तो लेयर्स के फॉर्म में इरोजन हो रहा है। रिल इरोजन की बात करें तो चैनल्स के फॉर्म में हो रहा है। अभी डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। गली इरोजन की बात करें तो यही चैनल का डायमीटर अगर बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं गली इरोजन। उसी तरीके से नदियों के किनारे होने वाला इरोजन, जो किनारे या बेड लेवल कटता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्लिप इरोजन, जो कि एक तरीके से ग्रेविटेशनल और वाटर का मिक्स है। तो क्या होता है कि बारिश की वजह से जो मिट्टी होती है वो सैचुरेटेड हो जाती है किसी हिली एरियाज़ की, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, उसको हम स्लिप इरोजन कहते हैं।
विंड इरोजन, ये सारा कुछ हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था। विंड इरोजन विंड की वजह से होगा, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो पूरा हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था। इस पर दोबारा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ग्लेशियल इरोजन अगर हम बात करें तो ग्लेशियर इरोजन जो कि ग्लेशियर्स, वो भी इनडायरेक्ट अगर हम बोलें कि वाटर का ही एक फॉर्म है तो कह सकते हैं। ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते रहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक बड़ा ग्लेशियर का पार्ट कहीं से टूट के गिरा तो अपने साथ वो क्या करता है कि बहुत सारी आसपास के जो सॉइल है उसको भी साथ में लेके मूव करता है, तो इस वजह से भी इरोजन होता है। ग्रेविटेशनल इरोजन भी हम लोगों ने यूनिट 1 में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, खासकर हिली एरियाज़ में जहाँ लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उस फोर्स के थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट स्लोली क्रीप और डिफरेंट टाइप्स में लैंडस्लाइड होती है। तो इरोजन ड्यू टू वाटर की बात करें तो वहाँ पे एक सरफेस है जो कि रन ऑफ की हम बात करें, स्प्लैश की बात करें जो कि सरफेस पे हो रहा है। उसके अलावा सब सरफेस की वजह से भी होता है। सब सरफेस का मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे, यानी एक ग्राउंड्स की जो मिट्टी की जो परत है सबसे ऊपर होती है। उसके अलावा मिट्टी के अंदर भी इरोजन हो सकता है, जैसे कि पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट होके अंदर चला जाए और उसके बाद फिर अंदर ही कहीं की सॉइल वीक है तो उसको कट करता रहे, एक पाइप का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस तरीके से अगर सरफेस के अंदर मूवमेंट हो रहा है पानी का, एक तरीके से अगर मैं गड्ढे या नाले का फॉर्मेशन अगर अंदर की तरफ हो रहा है मिट्टी के अंदर, तो हम उसको सब सरफेस रन ऑफ कह सकते हैं। उसको पाइप इरोजन और टनल इरोजन, डायमीटर कम है तो पाइप इरोजन, और डायमीटर बहुत ज़्यादा है तो उसको टनल इरोजन कह सकते हैं। ग्लेशियर इरोजन जो है वो लैंडस्लाइड के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है हिमालयन एरियाज़ में। मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा था। मैकेनिक्स में बेसिकली होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो पानी के एक्शंस की वजह से पहले डिटैच होंगे, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएंगे, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके डिपॉजिट होंगे। डिपेंड्स ऑन कि फोर्स कितना लग रहा है, कहाँ पे रेस्ट मिल रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है पानी की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो पहला है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन की बात करें तो जो पानी है, पानी कई बार क्या करता है कि कुछ फोर्सेस लगाता है। जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर है तो उसमें कुछ एनर्जी होती है, तो वो क्या करता है कि फोर्स लगाता है। कभी किसी पार्ट को कंप्रेस कर देता है, कभी किसी पार्ट में स्काउरिंग होने लगती है। तो डिफरेंट जो प्रेशर लगाता है, जो फोर्स लगाता है, उसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। तो अगर मैं बोलूँ कि डिटैच क्यों होते हैं पार्टिकल, तो कई बार जैसे अगर रेन ड्रॉप की बात करें तो उसके इम्पैक्ट की वजह से डिटैच होते हैं। अगर नदियों में बात करें कैसे डिटैचमेंट होता है, तो जो वेव्स के एक्शंस होते हैं, जो पानी का मूवमेंट होता है उसके जो एक्शंस होते हैं, जो उस पर पड़ रहे होते हैं, कंटिन्यूस फोर्स लगा रहा होता है, उसकी वजह से होता है। उसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक एक्शन। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी पानी ने फोर्स लगाया, उस एक्शंस के थ्रू जो पार्टिकल एक्सट्रैक्ट हुए, उसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिक एक्शन। फिर बात आती है एब्रेशन की। पानी और सॉइल के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, रबिंग एक्शन हो रहा है, वो भी फोर्सेस के थ्रू ही होगा, तो उसकी वजह से जो डिटैचमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अब्रेशन। एक तो हो गया कि प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वेव्स जनरेट कर रहा है। दूसरा ये है कि घर्षण, एब्रेशन का फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्काउरिंग हो रही है। तीसरा आता है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता है कि जैसे ऊपर से पानी ने फोर्स लगाया किसी पार्टिकल पे, उस पार्टिकल ने किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाया, तो जब सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीशन। तो इफ़ेक्ट तो पानी का ही पड़ा, पानी की वजह से ही ऐसा हुआ कि एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाया, लेकिन जब भी एक सॉइल का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ढकेल रहा है या रबिंग एक्शन हो रहा है उसके बीच में, उसको बोलते हैं एट्रीशन। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे वाटर में अचानक से कोई वेव्स आई और किसी पर्टिकुलर पार्ट को कट कर दिया, तो उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन का फॉर्म कर रहे हैं। पानी की एक लेयर सॉइल की किसी एक लेयर को पे रबिंग एक्शन कर रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं एब्रेशन।
दो सॉइल की लेयर आपस में रबिंग एक्शन कर रही हैं तो उसको हम बोल रहे हैं एट्रीशन। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं पानी में, अगर डिटेल की बात करें। पर मैकेनिक्स जो होती है, सबसे पहले डिटैचमेंट के लिए ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद डिपोजिशन। इसी में एक सॉल्यूशन का फॉर्म में कई बार ऐसा होता है कि डिटैचमेंट जो है कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि केमिकल एक्शन की वजह से मिक्स हो जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, वो पड़ा हुआ है और उसमें पानी के साथ वो पानी के में मिलते ही वो पानी में घुल गया, तो एक तरीके से वो अपनी जगह से डिटैच हो गया। किस वजह से? सॉल्यूशन बनने की वजह से डिटैच हो गया। तो कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि मिक्स हो जाती हैं पानी के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में केमिकल एक्शन के थ्रू। तो ये भी डिटैचमेंट का ही एक पार्ट है। तो हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेशन, एट्रीशन और सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है सॉइल के पार्टिकल का। कैसे होगा? डिपेंड्स ऑन साइज़। अगर साइज़ की बात करें तो ट्रैक्शन बोलें या रोलिंग वगैरह बोलें, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं। अब पानी में जितनी पावर है, पानी जिस स्पीड से जितनी एनर्जी है, वो कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर की तरफ मूव कराता रहता है, डिपेंड्स ऑन उसके साइज़। जो बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो भी मूव करते हैं पानी में, बट उसके बेड के साथ, जो बॉटम लेवल है उसका बेड के साथ मूव करते हैं। तो जो बेड के साथ मूव करते हैं उसको हम ट्रैक्शन बोल रहे हैं। सॉल्टेशन हम बोलते हैं कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज़ थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू जो बेड पे मूव कर रहे हैं, तो वो छोटे छोटे बाउंसिंग एक्शन के फॉर्म में मूवमेंट कर रहे हैं पानी में। तो पानी का मूवमेंट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं जो कि मूव ही नहीं हो सकते, जिनके में फोर्स ज़्यादा है, तो वो तो अपनी जगह पे रहेंगे। कुछ ऐसे साइज़ के पार्टिकल हैं जो कि पानी के साथ बहते चले जाएंगे पर बेड पे ही रहेंगे। कुछ ऐसे साइज़ के पार्टिकल हैं जो थोड़ा थोड़ा बाउंस करेंगे। जो एकदम हल्के पार्टिकल हैं वो पानी के साथ मिक्स होके चलेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। कुछ सस्पेंशन के फॉर्म में जो कि पानी के साथ मिक्स होके चल रहे हैं, उसको सस्पेंशन के फॉर्म में कहेंगे। कुछ ऐसे भी पार्टिकल है जो कि पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, ऐसे कि यूनिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी, उसको सॉल्यूशन फॉर्म कह रहे हैं। उसके बाद डिपोजिशन। और डिपोजिशन कैसे होगा? पानी जो है एक फोर्स को लिए हुए है, उसके साथ साथ में पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। कोई एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आता है जहाँ पे जो फोर्स है वो रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। अब जैसे आप ही हैं, चल रहे हैं, चलते चलते कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा, आप थक जाएंगे तो वहां बैठ जाएंगे। तो वही है, जितना फोर्स जो सस्पेंशन में लेके चल रहा है वाटर, जब तक फोर्स है तब तक ठीक है। कोई एक बैरियर मिला, कहीं वेलोसिटी स्लो हो गई, तो सेटलमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद होता क्या है, डिपोजिशन में ही जैसे रिवर में मूवमेंट हो रहा है, तो जहाँ पे कुछ साइड ऐसी होती हैं जहाँ पे कटिंग होती है, कुछ साइड ऐसी होती हैं जहाँ पे डिपोजिशन होता है। तो इस तरीके से कई बार ऐसा हो गया कि पेड़ पौधे बीच में आ गए, मतलब किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया उसको, तो वहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा एक समरी फॉर्म में देख लिया है, अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, स्प्लैश किसकी वजह से हो रहा है, शीट क्यों हो रहा है, रिल क्यों हो रहा है, गली क्यों हो रहा है, सारा कुछ देखेंगे। स्प्लैश इरोजन की बात करें तो जैसे ही मैंने बताया कि रेन का अपना फोर्स है, रेन ड्रॉप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरेंगी तो क्रेटर फॉर्म होगा। उसके बाद कुछ जो उसका पार्ट है वो बाउंस करेगा, तो इन जनरल जो हाइट होती है 50 to 75 सेंटीमीटर बाउंसिंग होती है हाइट के फॉर्म में अगर बोलें, और हॉरिजॉन्टली 1.5 मीटर तक बाउंसिंग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट कितना जनरेट हो रहा है। उसके बाद यही जो स्प्लैश हुआ मिट्टी है वो रन ऑफ के साथ मूव करती है। तो इस तरीके से डायग्राम में आप देखें कि जैसे पानी की बूंदें पड़ रही है तो कैसे स्प्लैश हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं।
उसके बाद आते हैं रिल इरोजन की। रिल इरोजन एक चैनल फॉर्म में फॉर्म होता है। अभी आप डायग्राम में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने एक कल्टीवेटेड फील्ड है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं लगी हुई है, हाई न्यूली कल्टीवेटेड, अब वहाँ पे पानी अगर गिरा तो जहाँ भी उसको लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, यानी कि कहीं मिट्टी का जो आपस में बॉन्ड है जहाँ भी उसको कम मिलेगा, जहाँ पे आसान से रास्ता मिलेगा, वहाँ से पानी का मूवमेंट होने लग जाएगा और मिट्टी साथ में कटती रहेगी। और मिट्टी कटती रहेगी तो मिट्टी पानी के साथ बहेगी तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो इस तरीके से ये होता चला जाएगा। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस टाइप के चैनल्स बन जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि पानी बह रहा है किसी ऐसी मिट्टी पे जहाँ रास्ता मिला, उसने रास्ता बनाया, उसके साथ साथ मिट्टी भी बह रही है, तो रास्ता बनाता चला गया। जब से जो बात उसको इजीली लगा वहाँ पे मूव हो गया, जहाँ पे ज़्यादा कंपैक्शन रहेगा वहाँ पे कम मूवमेंट होगा। गली इरोजन की बात करें तो ये जो रेल्स आपने देखे बहुत पतली पतले से रेल्स बने हुए हैं, कंटिन्यूअस इसी में आप पानी मूव कराते रहिए तो इसकी डायमीटर क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक टाइम इसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो गली फॉर्म हो गई। और इसी तरीके से जो पूरा गली का नेटवर्क होता है उसको कई बार हम लोग नाला, हिंदी में अगर बोला जाए रेवाइंस बोलते हैं। गली इरोजन के जो कॉजेज़ हैं, तो जैसे ढाल बहुत ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो बहुत ज़्यादा ढाल होने की वजह से पानी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, उसके अलावा ज़मीन कैसी है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि गली को बढ़ाने में काम करते हैं। तो जैसे ये डिफरेंट दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, पानी जैसे आता जाएगा, ये जो गलीज़ है उसका डायमीटर बनता जाएगा, अलग अलग शेप की होती है, यू शेप, वी शेप, कैसी भी बन सकती हैं। मोस्टली अगर फैक्टर की बात करें तो रन ऑफ होता है इसका ज़िम्मेदार, जो लगातार पानी आता रहता है तेज़ बहाव के साथ, वो गली को बनाता है। शीट इरोजन की बात करें तो शीट इरोजन लेयर्स के फॉर्म में अगर हम बोलें तो वो इरोज़न होता है। इसमें स्प्लैश इरोज़न भी ज़िम्मेदार होता है। स्प्लैशिंग ऑफ पार्टिकल हुई और कुछ पार्टिकल डिटैच हुए और उसी के बाद ये रन ऑफ के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होता रहेगा। पार्टिकल डिटैच हो रहे हैं स्प्लैश के थ्रू और रन ऑफ के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा, जो सॉइल की जो टॉप लेयर है, लेयर रिमूव होती चली जाएगी, तो उसको हम लोग शीट इरोज़न कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर सॉइल अनसैचुरेटेड है, यानी कि उसमें वॉइड्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तो कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो सरफेस पे मूव करेगा, तो शीट के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में इरोजन होगा। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेयर्स के फॉर्म में इरोजन हो रहा है। स्ट्रीम बैंक इरोजन की बात करें तो जो स्ट्रीम बैंक इरोजन है, जब नदियों के जो किनारे हैं, पानी का मूवमेंट हो रहा है, नदी के किनारे कट रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं। एक जो टर्म है, अगर स्पेसिफिकली आप टेक्निकल टर्म यूज़ करना चाहें तो स्काउरिंग टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर कटिंग है, स्काउरिंग है, जो मिट्टी का कटना होता है वाटर के मूवमेंट की वजह से, उसको हम स्काउरिंग बोलते हैं। उसके अलावा कई ये जो एक्शन होता है ना, अब जैसे मिट्टी कहाँ ज़्यादा कटेगी, अगर वेजिटेशन है और वेजिटेशन ने, पेड़ पौधों ने या छोटे छोटे पौधों ने पकड़ा हुआ है मिट्टी को, तो मिट्टी का कटना कम होगा। लेकिन अगर यही वेजिटेशन आपने हटा दिया है, नदियों के किनारे कोई वेजिटेशन ही नहीं, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे कटिंग ज़्यादा होगी। उसके अलावा वेव एक्शन भी ज़िम्मेदार होता है इसको कटने के पीछे। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो जैसे वेव एक्शन जनरेट हो रहा है, कहीं से वाटर आ रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, कहीं बैरियर मिल रहा है, कहीं कटिंग हो रही है, तो वेव एक्शन की वजह से, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से बैंक जो नदी के किनारे होते हैं वो कटते रहते हैं, उसी को हम स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि
एक साइड में कटिंग कैसे होती है, डिपोजिशन कैसे होता है। तो जहाँ पे ब्राउन वाला पार्ट साइज़ दिखा रहा है तो आपको वहाँ पे कटिंग हो रही है। सी शोर इरोज़न की बात करें तो आपको पता है कि नदी में हमेशा लहरें आती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइडल वेव्स और बहुत तरह तरह के वेव एक्शंस होते रहते हैं। तो वो कंटिन्यूअस जब लॉन्ग टर्म तक वो एक्शन किसी रॉक पे या किसी मिट्टी पे बार बार पड़ रहे होते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी कटती रहती है। तो उसी को हम बोलते हैं सी शोर इरोज़न। और डायग्राम्स के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। जो क्राफ्ट वगैरह चलती है समुद्र में उसके भी फास्ट मूविंग एक्शंस की वजह से, मतलब कॉज क्या होता है, बेसिकली फोर्स कॉज होता है किसी चीज़ को ब्रेक करने के पीछे, किसी चीज़ के मूवमेंट के पीछे। तो वो फोर्स कहाँ से मिल रहा है उसको, वो चीज़ होती है। अब पानी में जो फोर्सेस मिल रहे हैं, वेव्स जनरेट हो रही हैं जहाँ जहाँ से भी फोर्सेस मिल रहे हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ की बात करें, जो समुद्र के आसपास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये वाला इरोज़न होता है। लैंडस्लाइड में हम लोगों ने एक स्लिप की बात की थी, जिसमें कोई मिट्टी का पर्टिकुलर एरिया वाटर से सैचुरेटेड हो जाता है। जब वो एरिया सैचुरेटेड हो जाता है, अब होता क्या है कि इसमें कोई पेड़ पौधे लगा नहीं रखे हैं, तो ये सैचुरेटेड होने के साथ साथ जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ये मूवमेंट इसका होने लगता है एज एरो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस तरीके से। तो ये लैंडस्लाइड का ही एक पार्ट है, लेकिन होता इसीलिए है कि जब बारिश हुई और पानी से कोई पर्टिकुलर एरिया सैचुरेटेड हो गया तो वो एरिया हो गया वीक, तो वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोज़न की बात करें तो जो इरोज़न को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सेम है। क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें रेनफॉल, इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ड्यूरेशन, सॉइल। अब जितनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार बारिश होगी, ये सारी चीज़ें इरोज़न को बढ़ाएंगी। अगर वाटर इरोज़न की बात करें, मिट्टी की अपनी स्ट्रेंथ है, आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है और आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस फोर्स को आप रोक के रखेंगे। आपकी स्ट्रेंथ कम है तो क्या करेंगे, आप उस फोर्स के साथ चले जाएंगे। तो उसी तरीके से सॉइल का अपना टेक्सचर स्ट्रक्चर है, वॉइड्स हैं कि नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, अगर वॉइड्स हैं तो रन ऑफ कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। सॉइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब इरोज़न हो रहा है। वेजिटेशन कवरिंग कर रखी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है, तब इरोज़न नहीं होगा, नहीं कर रखी है तो इरोज़न होगा। टोपोग्राफिकल इफ़ेक्ट की बात करें तो स्लोपी एरियाज़ में ज़्यादा इरोज़न होगा, लेंथ स्लोप की ज़्यादा है तो इरोज़न होगा। शेप भी मैटर करता है कि जैसे कहीं हिली एरियाज़ है, कहीं वैली है, तो कहीं पानी इकट्ठा होगा, कहीं जो है पानी तेज़ी से बह जाएगा। जिस हिसाब से शेप होगा उस हिसाब से इरोज़न ज़्यादा होगा या कम होगा, ये मैटर करता है। उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है एग्रोनॉमिकल मेज़र ऑफ वाटर इरोज़न कंट्रोल। तो इसमें हम करते क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 में इसको डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। एग्रोनॉमिकल मेज़र में बेसिकली पेड़ पौधों का, मतलब छोटे छोटे पौधों का, प्लांट्स का अगर हम बोलें यूज़ कर रहे हैं वाटर इरोज़न को कम करने के लिए। ऐसे विंड इरोज़न में भी हम लोगों ने प्लांट्स का यूज़ किया था रोकने के लिए, उसी तरीके से वाटर इरोज़न कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंटूर क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग हम लोगों ने यूनिट 1 में भी देखा था कि जो सेम एलिवेशन की लाइन होती है हिली एरियाज़ में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स लगा देते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपने क्रॉप लगा दिए कंटूर्स पे, और जैसे ही पानी आ रहा है तो वो क्रॉप क्या कर रही हैं, उस पानी को रोक रही हैं। ऊपर से हिली एरियाज़ में जैसे पानी बह रहा है और आपने क्या किया, बीच में पौधे लगा दिए कंटूर्स पे, तो जहाँ जहाँ स्लोप के डायरेक्शन में पानी मूव करेगा उसके परपेंडिकुलर आपने क्रॉप लगा रखी है, तो पानी को रोकता रहेगा। पानी को रोकेगा तो उसके साथ साथ आ रही मिट्टी को भी रोकेगा। तो इस तरीके से जो है आप कंटूर क्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कंटूर क्रॉपिंग की भी एक लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा स्लोप होता है तो नहीं कर सकते, क्योंकि कितना ही रोक पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्लोप होगा, बहुत ज़्यादा रन ऑफ जनरेट हो रहा है, आपने क्रॉपिंग तो कर दी है पर उतना नहीं रोक पाएगा। तो जहाँ भी स्लोप थोड़ा सा कम होता है 2 to 10%, वहाँ यूज़ करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग की अगर बात करें
तो जिसमें हमने पहले यूनिट 1 में डिस्कस किया था, जबकि हम वहाँ पे विंड इरोजन कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे हम पानी वाला इरोजन कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉप लगाई, एक लेयर लगाई हमने, स्ट्रिप का मतलब एक स्ट्रिप हमने लगा दी, लेयर लगा दी एक क्रॉप की, दूसरी लेयर दूसरी क्रॉप की, फिर एक क्रॉप की, फिर दूसरी क्रॉप की, या अल्टरनेट लेयर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेयर बाई लेयर आपने क्रॉपिंग कर दी। अब पानी आ रहा है, एक लेयर को रेजिस्टेंस उसको ऑफ़र कर रही है, फिर दूसरी लेयर उसको रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रही है। तो इस तरीके से जो रन ऑफ हो रहा है, जो पानी बह रहा है, उसका मूवमेंट रुक सकता है। जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात हम लोगों ने करी थी कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस के फॉर्म में ही आता है, तो आप अपने खेतों में कैसे एक ही टाइप की क्रॉप लगा रहे हैं, लेयर बाय लेयर लगा रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं और वो पानी को कैसे रोकता है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस वजह से भी आप रन ऑफ को रोक सकते हैं लेयर में फॉर्म करके स्ट्रिप क्रॉपिंग। थोड़ा सा अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट क्रॉप्स लगा के। तो ये आपको डायग्राम्स में दिख रहे हैं ना स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो डिफरेंट लेयर्स बना रखी है, उसमें पानी का मूवमेंट हो रहा है, तो ये सारे क्रॉप्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है मल्चिंग। मल्चिंग ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे हम विंड इरोजन की बात कर रहे थे। किसी पर्टिकुलर एरिया को आप कवर कर दो किसी चीज़ से, हम उसको एक तरीके से बोल रहे हैं मल्चिंग। अब उसमें होता क्या है, किसी एरिया पे पानी बह रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि सड़क पे ही पानी बह रहा है, मिट्टी है कट रही है, पानी बह रहा है। अब आपने वहाँ पे क्या किया कि सड़कें बना दी, पानी बह रहा था, मिट्टी कट रही थी, सड़कें बना दी, पक्का कर दिया, उसको पक्का कर दिया, तो अब पानी जो है मूवमेंट होगा, पर उतना सेडिमेंट साथ में नहीं जाएंगे, उतना मिट्टी नहीं कटेगी। एक एग्जांपल उसी तरीके से जैसे खेत है, तो खेत को आपने कवर कर दिया, किसी भी चीज़ से कवर कर सकते, उसको हम मल्चिंग के बारे में बात करेंगे। तो मल्चिंग में मोस्टली जो बेस्ट सूटेबल चीज़ रहती है, जो कि खेत की बची हुई, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है, उसको आप खेत में फैला देते हैं, मोस्टली ये चीज़ होता है। उसके अलावा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज़ कर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहता है। तो उससे होता क्या है कि रन ऑफ वाटर भी रिड्यूस होता है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है, यानी पानी मिट्टी में ज़्यादा देर तक रुका रहता है तो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, जिससे और भी तरह के बेनिफिट्स होते हैं, पौधों को पानी भी मिल जाता है। तो कटी हुई घास यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी, जब जहाँ लकड़ी की कटाई वगैरह होती है, जो डस्ट फॉर्म होती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल फॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सूटेबिलिटी, कितने एरिया में आप कर रहे हैं, क्या सस्ता पड़ेगा, क्या महंगा पड़ेगा, उस हिसाब से आप मल्चिंग के लिए चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मल्चेस हैं, सिंथेटिक मल्च है, जिसमें हम असफाल्ट वगैरह, डामर वगैरह इमल्शन यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम का भी है, तो पेट्रोलियम से बने हुए कुछ पदार्थ जो हैं आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, एक लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है, जो स्ट्रॉ, जो बचे हुए मटेरियल होते कटने के बाद, उसको यूज़ कर सकते हैं। भूसा होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन सूटेबिलिटी, आपको खेत में क्या यूज़ करना है, आपने बस खेत को कवर करना है, और अगर आपने कवर कर दिया तो उससे भी रन ऑफ रिड्यूस हो सकता है। लेकिन अलग अलग मेज़र्स को अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको कवरिंग दिखाई दे रही है। अब ऐसे एरियाज़ में जैसे डायग्राम से ही हो रहा है कि अगर यहाँ पानी बहा दिया जाए तो पानी को रेजिस्टेंस ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है। अगर पानी के साथ मिट्टी भी आ रही है कट के, तो वो यहीं कहीं डिपॉजिट हो जाएगी, आगे नहीं मूव करेगी। इसी तरीके से प्लास्टिक के भी कुछ चीज़ों की कवरिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें सॉइल मॉइस्चर रिटेन होता है। हम लोगों ने जब मल्चर्स की बात करी थी यूनिट 1, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखे थे। मैकेनिकल मेजर ऑफ वाटर इरोजन कंट्रोल, इसमें है बंडिंग एंड टेरेसिंग। तो बंडिंग और टेरेसिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है।
आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकते हैं। यूनिट 1 थोड़ी लंबी है तो मे बी 3 या 4 लेक्चर्स में कवर हो पाए, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को जानने को मिलेंगी। तो आज के लेक्चर में यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।